अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपके कमेंट्स या आपकी तरफ से पूछे गए सवालात के जवाबात के हवाले से मैंने वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। पहले मैं 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी और कुछ वीडियोस में एंड स्क्रीन पर शेयर भी कर देता हूं। तो आज की ये 7वीं वीडियो है जिसमें हम मुख्तलिफ दोस्तों के कमेंट्स शामिल करेंगे, उनके पूछे गए सवालात के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। तो पहला सवाल शामिल करते हैं, ये हैं जी भाई गुलाम कदीर साहब। ये कहते हैं, सर क्या मार्च के आखिरी हफ्ते तक बहारिया मकई की काश्त की जा सकती है? तो इस हवाले से मेरा आपको ये जवाब है कि जो 63-17 है जैसे डिकैल्ब का, इसके अलावा इनका एक नया सीड आया है 63-21, आप इसे जनवरी से लेकर जो 15 जनवरी है वहाँ से लेकर आप इसे मार्च के आखिर तक जो है वो काश्त कर सकते हैं। मगर मेरा आपको मशवरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने पकामी मकई लगानी है तो मैक्सिमम 10 फरवरी तक, ये ख़ासकर अगर जनूबी पंजाब की या वस्ती पंजाब की बात करें। हाँ, अगर आपको शुमाली पंजाब से ताल्लुक़ है तो वहाँ पर साफ ज़ाहिर है टेम्परेचर में डिफरेंसेस हैं, तो वो आप इर्द गिर्द के काश्तकारों से ज़रूर मशवरा कर लें, उसके बाद ही इस तरफ आएँ। अगले दोस्त हैं जी मोहम्मद अमाद साहब के मट्टी के तजिए के लिए जो आपने फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के नंबर का कहा था वो नंबर दें। तो जी भाईजान, ये मैं नंबर शेयर कर देता हूँ इनकी हेल्पलाइन का, आप इस पर रब्ता करें। बड़े काश्तकार हैं तो ये यहाँ से सैंपल लेने भी खुद आएंगे, यहाँ से सैंपल भी ले जाएंगे और फिर एनालाइज करने के बाद आपको बाकायदा जो इसकी रिपोर्ट होगी वो आपको आपके घर आके मुहैया भी करेंगे और साथ में गाइडलाइन भी देंगे, समझाएंगे भी सही। अगले दोस्त हैं जी, सर मटर पर भी वीडियो बनाएं। भाईजान इंशाल्लाह वो नेक्स्ट ईयर, इस साल तो अब मटर का जो है वो टाइम, कुछ दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं कि हमने जो है वो 10-12 दिन के बाद मटर की दूसरी चुनाई करके और ख़त्म कर देना और आगे नई फसल लगाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर बनाऊँगा। उसके बाद हैं जी मुदस्सर गुज्जर साहब, ये कहते हैं बिलाल भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। अगले दोस्त हैं जी, सर प्लीज़ आलू के बारे में भी वीडियो अपलोड करें। इंशाल्लाह जी मैं कोशिश करता हूँ कोई अगेता पिछेता झुलसाओं के हवाले से अपलोड कर दूँ वीडियो, तो मौका की मुनासबत से होगा तो इस पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। अख्तर महमूद साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। आप एसओपी के हवाले से वीडियो बनाई आपने, लेकिन एमओपी के हवाले से नहीं बताया। भाईजान इसमें मैं एसओपी और एमओपी के हवाले से गालिबा पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ ऐसी फसलात होती हैं जो क्लोराइड सेंसिटिव हैं, जिनके अंदर आलू भी शामिल है, इसके अंदर टमाटर भी शामिल है और तंबाकू खासकर, ठीक है ना, तो उनमें तो आपने एमओपी इस्तेमाल ही नहीं करनी। अच्छा, इसके अलावा अगर आपकी कलर से मुतासरा ज़मीनें हैं और पानी अनफिट है तब भी आपने एमओपी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपका थोड़ा बहुत रेतला रकबा है, हल्की मैरा ज़मीन है, पानी सेहतमंद है यानी नहरी पानी अवेलेबल है और ज़मीनें वैसे सेहतमंद हैं, तो फिर आप कोशिश करें एमओपी इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसे मुसलसल रूटीन में ना लेके आएँ, क्योंकि एक आध दफ़ा या एक साल में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने से कोई ऐसा रिस्क वाली बात नहीं है कि इतनी थोड़ी बहुत ही मिकदार में तो क्लोराइड पौधे को चाहिए भी होते हैं। पोटाशियम क्लोराइड को ही हम म्यूरेट ऑफ पोटाश या एमओपी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसे अगर आप मुसलसल कई सालों तक सिर्फ इसी के ऊपर ही रिलाय करेंगे तो उसमें साइल के अंदर जो है वो क्लोराइड की मिकदार में इजाफा हो सकता है। ये कहते हैं कि अगर मकई की काश्त में जहाँ पर आपने एसओपी रिकमेंड की है तो वहाँ पर अगर डीएपी के साथ एमओपी डाली जाए और बाद में गोबर आके जो है वो एसओपी इस्तेमाल कर लीजिए, जी हाँ भाईजान कोई इशू नहीं है, आप डाल दें। आप एमओपी भी डाल सकते हैं, यानी कि आप खेलियाँ निकालने से पहले जो एक बोरी एसओपी डालेंगे डीएपी के साथ, वहाँ पर आप एक बोरी एमओपी भी डाल सकते हैं। और सर हमारी ज़मीन भारी मैरा ज़मीन है। भाईजान ये ज़मीन तो मकई की काश्त के लिए बड़ी बेहतरीन ज़मीन होती है, भारी मैरा ज़मीन, और यही वजह है कि जो ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है मकई की वो अमूमन हमारे वस्ती पंजाब के एरिया से हासिल की जाती है। शुमालियों में भी इतना नहीं होता और जनूबी पंजाब में भी उतनी पैदावार हासिल नहीं होती। ख़ासकर जो ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीनें हैं वहाँ पर जो है मकई की काश्त बड़ा ज़्यादा मुनाफा बख्श साबित होती है। हालांकि जनूबी पंजाब में भी कुछ ऐसे इलाके जाते हैं जहाँ पर 140-150 मन तक लोग पैदावार ले रहे हैं। बहरहाल इसमें आप किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया, ज़मीन का तजिया करवा लें, उसकी टेक्सचर देख लें, उसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, अपने पानी के रिसोर्सेज देख लें और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके काश्त कर दें, तो इंशाल्लाह ये ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पर मकई लग रही है बस सारी ज़िंदगी वहीं पर ही लगती रहेगी।
तो इसमें शिफ्टिंग भी आ सकती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जुलाई वाला, अगस्त वाला जो प्याज लगाते हैं, नसरपुरी हम कह देते हैं, ठीक है, तो इसकी पनीरी मोस्टली सिंध से मंगवाई जाती है, यहाँ पर इतनी। लेकिन अब पिछले कई सालों से बहुत सारी जगहों पर लोग जो है वो किसी ना किसी तरीके से इसकी पनीरी मैनेज कर लेते हैं, खुद ही उगा लेते हैं और उसे काश्त भी कर रहे हैं। क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो हमारी जोनिंग है इससे दोबारा होना चाहिए कि कौन सा जोन किस फसल के लिए सूटेबल है, तो फिर ही हम ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आमिर सुहेल साहब हैं, बिलाल भाई मेरा ज़मीन है, इसमें जो सॉल्युबल एसओपी होती है 25 किलो वाली, ये गंदम में दूसरे पानी पर दे दें या गोब पर इस्तेमाल करें, तो कौन सा यानी तरीक़ाकार वो बेहतर रहेगा। 15 नवंबर की इनकी काश्त है। भाईजान पोटाश बेशक आप बिजाई के बाद दे दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसके बाद जब दिल करे दे दें। गोब पर आते हुए आखिरी टाइम है कि इस वक्त आपने लाजमी देनी है। बाकी ये जो है ना 25 किलो वाली और 50 किलो वाली, इसमें अभी मैं और भी बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ। जो सॉल्युबल एसओपी है और 50 किलो वाली एसओपी है, इसमें जो अमूमन जो माहिरीन की राय है, क्योंकि बाद दफ़ा फिर ये होता है कि जब आप किसी राय के अगेंस्ट चलते हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिकली कोई ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो अगर 2 गिलास ले लें, उसके अंदर पानी डालें, बराबर मिकदार में पानी हो, बराबर मिकदार में ये 25 किलो वाली भी डाल दें और 50 किलो वाली भी डाल दें और थोड़ी देर के लिए इसे पड़ा रहने दें, उसके बाद इसे हिला लें। तो ये आप घर पर तजर्बा कर लें तो मेरे ऊपर एहसान होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो वहाँ से जो आपको रिज़ल्ट्स मिले ना वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर ये मेरी राय शामिल नहीं होगी, ये आप लोगों की राय होगी। बाकी इसके अलावा कहा जाता है कि ये तेज़ाबी पोटाश है, इसमें कुछ और चेंजेस हैं। तो इस पर मुकम्मल वीडियो बनाने से पहले अभी मैं काफ़ी जो है वो तहकीक कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि अथेंटिक सोर्स मिले, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बीओपी खाद है, ठीक है ना, वो अगर ज़मीन में आपने पहले से कोई डीएपी, नाइट्रोफास वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं डाली तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। अच्छा, इसी तरह एक दोस्त थे, वो अच्छे माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा जी आप इसकी जो है ना मुखालफत करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं मुखालफत नहीं करता, लेकिन अगर लेबॉर्ट्री वालों से पूछा जाए तो वो कहते हैं जी इसकी जो फास्फोरस है वो अवेलेबल नहीं है, हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद ही हम इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आप लोगों को बताते हैं, अदरवाइज़ जो है वो इतना ईजीली ये फास्फोरस अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कुछ अरसे के लिए वो दोस्त जो है वो बिल्कुल अनटच हो गए। मैंने उन्हें कहा कि आप ना इसका सैंपल लें और किसी सरकारी लेबॉर्ट्री में जाने की बजाय, आप, उनका मेडिकल शोबे से वैसे ताल्लुक़ था और काफ़ी सारे दोस्त उनके जानने वाले थे, तो मैंने कहा आप किसी भी ना जो आपकी अथेंटिक, जिसके साथ कोई दोस्त आपका मौजूद हो, कोई ऐसा हो, तो वहाँ पर जाके आप बीओपी का टेस्ट करवाएं, उसके बाद जो आपकी राय होगी वो मेरे साथ आप शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, तो काफ़ी अर्से के बाद उन्होंने वहाँ पर जो है वो टेस्ट करवाया, तो बाद में जो है ना उनको यही रिज़ल्ट मिले कि वो कहते हैं जी अगर हम इसको वैसे डिज़ाल्व करते हैं पानी में, या जो कहते हैं ना इसकी हम फास्फोरस अगर निकालते हैं ऐसे, तो ये इतनी ईजीली अवेलेबल नहीं है, हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, उसके बाद ही अवेलेबल फास्फोरस कैलकुलेट करते हैं, यानी फास्फोरस वो आ जाती है जो उसके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर हमें आम कंडीशन में वैसे उससे आसानी से रिजल्ट नहीं मिलेगा, कम पीरियड में जब ज़रा उसमें मौजूद है तो ज़मीन के अंदर रिएक्शन होते हैं तो फास्फोरस तो मिल जाएगी, लेकिन आसानी से उसमें से फास्फोरस दस्तियाब नहीं होगी, क्विकली जल्दी नहीं होगी। इसमें एक क्या कह लें फार्मर है जो मेरे साथ कंटेक्ट में है, उन्होंने क्या किया कि उनके इलाके में ये ट्रेंड है, आप देखें ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फार्मर जो है वो नए नए तरीके से निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो कहते हैं जी हम मकई की फसल में नीचे बीओपी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें से फास्फोरस आसानी से अवेलेबल नहीं होती, और उसके बाद हम इसके अंदर फास्फोरिक एसिड यूज़ करते हैं, फ्लड करते रहते हैं। तो ये बात वाकई मानने वाली है कि फास्फोरिक एसिड की वजह से पीएच रिड्यूस होती है आर्जी तौर पर, जो भी यानी जितने टाइम के लिए भी है, और उससे उसकी दस्तियाबी में बेहतरी, वही सल्फ्यूरिक एसिड वाला काम होता रहता है। तो उससे फिर बीओपी, क्योंकि उसके अंदर मेन जो एडवांटेज है वो ऑर्गेनिक मैटर का है ना, तो ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, और वो वाली जो फास्फोरस है कुछ वहाँ से रिलीज होती रहती है और कुछ जो है वो साफ ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो फास्फोरिक एसिड का है। तो ये अब एक काश्तकार के अपने तजर्बे हैं जो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगे। अच्छा, इसी तरह एक और दोस्त है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं ना गुड़ लेता हूँ और 1 किलो सल्फ़र लेता हूँ, ठीक है ना, तो इसे डीएपी की कोटिंग कर देता हूँ, यानी कि डीएपी के ऊपर वो शीरा वगैरह डाल के ना बिल्कुल बारीक सा गुड़ का, ठीक है ना, उसको उसके ऊपर सल्फ़र डाल के मिक्सिंग कर लेते हैं, तो उसकी भी ना पैलेटिंग हो जाती है, यानी कि कोटिंग हो जाती है।
अच्छा, वो कहते हैं कि जी मैंने जहाँ पर इस तरीके से डाली तो वहाँ पर कुछ दिनों के बाद वो मुझे मिली ही नहीं, सारी की सारी डिज़ाल्व हो गई, ख़त्म हो गई। और जहाँ पर ऐसा नहीं करता तो वहाँ पर डीएपी काफ़ी दिन पड़ी रहती है। यानी वो कह रहे हैं कि मैं इससे काफ़ी कम मिकदार में डीएपी इस्तेमाल करके डबल फ़ायदा ले रहा हूँ। तो ये एक फार्मर की अपनी फाइंडिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब होता क्या है कि जो गुड़ है वो क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स है, जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए। अब अगर उसके ऊपर डीएपी के ऊपर ही उसकी कोटिंग की हुई हो, साथ में उसके सल्फर भी मौजूद है, सल्फर से उसकी लोकल जोन में जहाँ पे दाना पड़ा हुआ है उस विसिनिटी के अंदर साफ ज़ाहिर है पीएच पे असर पड़ेगा। सल्फर जो है वो उसे फेवरेबल बनाती है। साथ में वहाँ पर जो है वो गुड़ भी मौजूद है, उसकी तरफ जो माइक्रोब्स हैं, जो ऑर्गेनिक खुराक चाहिए, तो जिससे क्या होता है वो डीएपी की जो हाल पजीरी है, उसकी दस्तियाबी है, वो बेहतर हो जाती है, उसकी फिक्सेशन कम हो जाती है। मोहम्मद उजैर साहब हैं कि बिलाल भाई जो सालिबल पोटाश होती है 25 किलो वाली, क्या ये गंदम की फसल में छट्टा की जा सकती है? भाईजान अगर तो आपने पहला पानी लगाने से पहले छट्टा करना चाहिए, फिर पानी लगाना चाहिए, ठीक है। तो इस हवाले से तो आप इसे छट्टा कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसके बाद वाली स्टेज पर छट्टा करना है तो उसमें फसल बड़ी हो जाती है, और गंदम की फसल में आप आजकल देखें कितनी ज़्यादा शबनम होती है, नमी होती है, तो सारी वो पत्तों के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। तो बेहतर तो यही है कि आप इसे फर्टिगेट करें, और अगर आपने छट्टा ही करना है तो फिर इसे मट्टी में मिक्स कर लें, फिर उस मट्टी में मिला के फिर छट्टा कर दें। भाई नासिर शाह साहब हैं, बिलाल भाई P1429 कैसा हाइब्रिड है? भाईजान ये भी जो है ना वो पाए का हाइब्रिड है, जैसे डिकैल्ब के हाइब्रिड है। बहरहाल उनके मुकाबले का पोटेंशियल तो नहीं है जो उनके 2-3 नए ब्रांड, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पायनियर के हाइब्रिड डिकैल्ब की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। मगर मैंने जो नोट किया है जनूबी पंजाब के हवाले से, तो यहाँ पर डिकैल्ब के हाइब्रिड जो है वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यानी कि अगर आप 63-17 लगाना चाहते हैं और इसको कंपेयर करना चाहते हैं आप P1429 के साथ, तो यूनिफॉर्मिटी का बड़ा फ़र्क है। यानी जो 63-17 है ना वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है, उसके अंदर पोटेंशियल भी ज़्यादा है और अर्ली मेच्योरिंग भी है 5-7 दिन पहले, और उसके अंदर जो ड्राई होना है ना वो बड़ा जल्दी क्विकली ड्राई हो जाती हैं छलियाँ, तो इसमें एडवांटेज है। लेकिन P1429 भी आप काश्त करें, ये मैं अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूँ कि आप कोई एक के ऊपर रिलाय ना किया करें। अगर मसलन सोनी धरती है, इसके अलावा बाबा फ्री सीड कारपोरेशन है, इसके अलावा जो मेज़ एंड मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट यूसुफ वाला सहीवाल है, और आजकल जो है हबीब सीड कारपोरेशन है, और बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आई हुई हैं, तो जिनका बीज आप काश्त करते हैं और आप अच्छी पैदावार ले लेते हैं, तो वो एक आपका अपना रिसर्च ट्रायल है। आप उसे अगले साल ज़रूर काश्त करें, मैं उससे किसी को मना नहीं करता। मगर जो बंदा पहली दफ़ा इस फील्ड में आ रहा हो या एक बहुत रकबे, बड़े लंबे रकबे के ऊपर काश्त कर रहा हो, तो अगर बीज की सिलेक्शन में गलती हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ऐसा कई दफ़ा मैंने खुद से किया है, ठीक है ना, मैंने लोकल लगाए हैं और काफ़ी सारा उसमें नुकसान होता है। और इसके अलावा बाद दफ़ा 2 नंबरी भी होती है दरमियान में, कि 100 थैले में से 5-7 थैले 2 नंबर भी आ जाते हैं। तो वो तो अल्लाह उनको हिदायत दे कि बाकी फील्ड ठीक खड़ा होता है, 2-4 एकड़ में मसला पैदा हो जाता है। तो इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ कि आपने जहाँ से बीज ख़रीदना है रसीद लाजमी लेनी है। अगर कोई आपको रसीद नहीं देता, ये कानूनन जुर्म है। बेशक वो करियाने वाला हो, बेशक वो कोई किसी भी किस्म की जो एसेंशियल आर्टिकल्स हम लेते हैं, ठीक है, खाद हो, स्प्रे हो, ठीक है, आप चीनी की दुकान पे जाते हैं, आप जो है वो घी लेने जाते हैं, कोई अगर कोई आपको रसीद नहीं देता, तो अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है तो उसके लिए ये एक ऑप्शन है, ये कानूनन वायलेशन है रूल की, ठीक है ना। तो ये जो वकील हजरात होते हैं वो अक्सर इन्हीं चीज़ों को ही बुनियाद बना के लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो आपने जो भी बीज ख़रीदना है उसकी रसीद लेनी है। अच्छा, उसके बाद आप बीज को घर ले आते हैं। घर लाकर आप काश्त करने से पहले उसे एक दफ़ा पहले खोल के चेक कर लें। यानी जब आप जहर लगाने लग रहे होते हैं कि आया सारे थैले एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म है, जिसमें शक हो उसे उसी बात ही उसको परसू करें। पहले आपने ज़ाया नहीं करने, अपने पास महफूज रखने हैं। अच्छा, इसके अलावा आजकल एंड्रॉयड मोबाइल है ना, तो जहाँ पर नुकसानात होते हैं वहाँ पर फ़ायदे भी बहुत हैं। और आजकल अमूमन हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा बच्चा भी होता है, और हमारे जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे काश्तकार हैं उनके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है। तो जब आप कहीं से जो बीज लें, जब वहाँ से वो बीज आपको उठा कर दे रहे हो या आप ख़ुद से उठा रहे हो और साथ में आपके पास पर्ची हो, तो कोई एक आधा फ़ोटो बना लिया करें कानूनी कार्रवाई के लिए, कि हो सकता है आपके साथ कोई ऐसा इशू आ जाए
तो आपके पास सबूत सारे मुकम्मल हों। और अगर बीज के अंदर आपको कोई इशू आता है तो जल्द अज जल्द आप मुतल्लिका जो है ना महकमा ज़राअत उनसे आप रब्ता करें और टाइमली जो है इसको परसू करें।